और पाकिस्तानी हुक्मरान इस बात से डरे हुए हैं कि अगर हसीना वाजिद वाला अंजाम उनका हो गया तो क्या होगा, और इसी डर की वजह से फौरी तौर पे पाकिस्तान के मीडिया को ये अहकाम दिए गए कि आपने ज़्यादा इस मामले को डिस्कस नहीं करना, इसकी गहराइयों के अंदर आपने नहीं उतरना, वरना पाकिस्तानियों को एक नई उम्मीद लग जाएगी कि पाकिस्तान में भी फांसियां हो सकती हैं, तख्ते उल्टे जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी जो है वो जालिमों की पकड़ हो सकती। लेकिन हुआ क्या था, बांग्लादेश के अंदर गोली चला दी थी सरकार ने, पुलिस ने और फौज ने गोली चला दी थी, जैसे पुलिस ने और फौज ने पाकिस्तान में बार बार गोली चलाई। तो बांग्लादेश की जो वजारत दाखिला या जो पुलिस चीफ है, ये सब लोग पकड़ में आ गए और बाद में वादा माफ गवाह भी बने इनमें से लोग, और तमाम लोगों ने गवाहियां दी। उन्होंने बताया, डॉक्टर्स ने बताया जी कि हमने लोगों के जिस्मों में से गोलियां निकाली, हमने पोस्टमार्टम किया, फलां फलां तारीख को इतने इतने मरीज आए, इन हालात को हमने देखा, डॉक्टर्स ने बताया, एनी शाहिदीन ने बताया, जो लोग रेस्क्यू करके अस्पतालों में लेकर गए उन्होंने बताया, फिर जो पुलिस वाले हैं वो खुद वादा माफ गवाह बन गए। तो गोलियां चलाने वाले फंस गए और ऑर्डर देने वाली हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। अब ये खौफ जो है पाकिस्तान में भी जाता है। मरियम नवाज का जो हालिया एक स्टेटमेंट है, आप उसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बरतानिया में खड़ी होकर मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं हल्फन कहती हूं कि मैंने या नवाज शरीफ ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। अब जो गुज़िश्ता 3.5-4 साल से इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया, वो क्या था? वैसे ये लोग तो ना 3 में ना 13 में इनकी औकात ही नहीं है किसी से इंतकाम लेने की या बदला लेने की। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है जो इनके साथ मिल गई है। जर्नैल अगर नवाज शरीफ का हाथ ना थामे तो नवाज शरीफ की तो टके की औकात नहीं है इस वक्त। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान में एक SHO से नहीं लड़ सकता अब, जो हालात हो गए हैं। तो ये पाकिस्तान की जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास सारी ताकत है। आसिम मुनीर के पास, उनके किचन कैबिनेट के पास, ये लोग पावर एंजॉय कर रहे हैं। मोहसिन नकवी की ताकत नवाज शरीफ की ताकत से कई गुना ज्यादा है आज के दौर में। तो अब इन्हें फिक्र पड़ गई है कि जनाब ये जो हसीना वाजिद के साथ हो गया, या जो एक अवाम के अंदर शऊर आ गया है, जो हर तरफ रोला पड़ा हुआ, अभी मैं यूरोप से होकर आया हूं भाई, लोगों के सेंटीमेंट्स ऐसे खौफनाक है मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग हमें मिलते हैं वो भड़के हुए हैं, जो लोग हमें सड़कों पे मिलते हैं, बाजारों में मिलते हैं, वो बहुत गुस्से में हैं। वो ये कहते हैं पाकिस्तान का मजाक बनाकर रख दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो इन सारे सियासतदानों को उनका सहूलतकार समझते हैं, इनको बराबर का कसूरवार समझते हैं। हमने वहाँ, मैं गया जर्मनी में, वहाँ 1-2 दोस्त हैं, कुछ लोग हैं, उन्होंने प्रोग्राम्स किए हुए थे। उसके बाद कोपनहेगन में, और फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बार्सिलोना में हुआ। मैं जितने लोग वहाँ तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वो अंदर नहीं आ पाए क्योंकि वो सारा हॉल भर गया था, लोग कुर्सियों पे छोड़कर सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। और जितने वहाँ मुकर्रीन थे उन सब ने दबाकर बात की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, दबाकर सब ने जर्नैलों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। सब ने आवाज़ उठाई कि बड़ा जुल्म किया गया पाकिस्तान के अंदर, लगातार जुल्म किया गया। और तमाम लोगों ने मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक चलाने पर जोर दिया, और तमाम लोगों ने जो है पाकिस्तान में इमरान खान की सपोर्ट का अज़म भी जाहिर किया। वो इसलिए कि इमरान खान इस वक्त खड़ा है हर जुल्म और फस्तायत और जबर के सामने, और उसके साथ ज्यादती हो रही है। ये कहानी वहां शुरू होती है जहां से इमरान खान साहब को उनके दफ्तर से रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला जाता है। वैसे तो एक कहानी जो है वो 7-8 दहाइयों से चल रही है, लेकिन कोई एक लफ्ज भी किसी ने कहीं पे कोई ऐसा नहीं बोला कि जहां से आपको जरा सा शक हो जाए कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। दबा के लोगों ने वहां तनकीद की, और लोगों के सेंटीमेंट्स देखने वाले थे, खवातीन के, नौजवानों के, बुजुर्गों के। मैं लोगों को मिला हूं वहां पे, लोग बहुत गुस्से में। तो ये जो गुस्सा है उसकी वजह से डर है, और डर ऐसा है कि नवाज शरीफ ने और मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। यानी अब ये सोचते हैं कि 9 मई भी हम पे पड़ जाएगा कल को, 26 नवंबर भी हम पे पड़ जाएगा कल को, तहरीके लब्बैक का जो कत्लेआम हुआ ये भी हम पे पड़ जाएगा कल को। अब वो ये सोचते हैं कि जितना पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत हुई है, जो आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, जो जगह जगह पाकिस्तान में हमने तबाही फेरी है, वो सारा हम पे पड़ जाएगा। जो मरियम नवाज ने जाली पुलिस मुकाबलों का एक लंबा लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया है पंजाब में, धड़ाधड़ पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, मावरा अदालत, किसी बंदे को अदालत में पेश ही नहीं करते। और पुलिस खुलकर कहती है जी हम कत्ल करेंगे, हम मार रहे हैं।
हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो पुलिस स्टेट बना के रख दिया पूरे पंजाब को, ना कोई अदालत है ना कोई कानून है, मारते जाओ सबको। तो ये सारी चीज़ें जब आप इकट्ठी करके देखते हैं तो मरीम नवाज़ को और नवाज शरीफ को खौफ आना ये एक ऑब्वियस चीज़ है, उन्हें डर लगना चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया उसके बाद उनका डरना बनता है, और वो ये भी जानते हैं कि कल को एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ उन पर डाल देगी। अब देखें, ये इन्होंने सहूलतकारी तो की है एस्टेब्लिशमेंट की, और बूट पॉलिश भी की है, और इसका जो भरपूर फ़ायदा उठाया वो इन्हीं लोगों ने उठाया, और इनके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट ने भी उठाया। नाज़रीन, मरीम नवाज़ की बात हो रही है तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी आलमी सतह की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई ब्राज़ील में, और ये यूनाइटेड नेशन के हवाले से थी और क्लाइमेट चेंज के बारे में थी, माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़। वहाँ मरीम नवाज़ साहबा गई, वो 55-56 हज़ार लोग और भी आए हुए थे, पूरी दुनिया से लोग शिरकत करते हैं। अब मरीम नवाज़ साहबा वहाँ तो पहुँच गई कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन लाहौर, मैं कल का डाटा आपको दे रहा हूँ, आज का आप चेक कर लीजिएगा, आज भी मिलता जुलता ही होगा। लाहौर अब भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर है। आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर कौन सा है? लाहौर है। और ये दुनिया को बताने गए हैं कि जनाब क्लाइमेट चेंज से कैसे बचना है और किस तरीके से हमने चीज़ें ठीक करनी है। इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में दरख्त लगाने के मामलात को संजीदगी से नहीं लिया, कभी इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक मौजू के तौर पर नहीं लिया, कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, कभी इसके लिए जोर नहीं लगाया। ये तो इमरान खान साहब ने बेशुमार प्लांटेशन करवाई खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में मैं ये मानता हूँ वो इतना कामयाब नहीं हुए। कोशिश की लोगों ने पंजाब में, मैंने अपने तौर पे की, कुछ और हमारे मीडिया के दोस्त हैं, कुछ हमारे जो दोस्त हैं इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, उन लोगों ने कोशिश की, कुछ प्राइवेट लोगों ने कोशिश की, थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की सतह पे, लेकिन पंजाब में नहीं हो पाया। खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पे परवेज़ खटक के दौर में और उसके बाद भी ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ, और ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था, बिलियन ट्री सुनामी। तो बड़े दरख्त लगे थे उस वक्त, इनको तो तब होश भी नहीं थी। तो नादरीन, ये स्मोक में अभी भी लाहौर सबसे आगे है। ये दुनिया को जाके बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जनाब स्मोक ज़्यादा बढ़ानी कैसे, आपने अपने शहरों को आलूदा कैसे करना है। नादरीन, एक और बड़ी खबर है बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से। उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब को हरासा किए जाने के मामले या उस वाक़े की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा एक और सवाल है कि क्या नून लीग की क़यादत, अब ये पीटीआई की क़यादत है ना, चेयरमैन है, क्या नून लीग की क़यादत अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंके जाने के वाक़े की मजम्मत करेगी? क्या वो बताएंगे वो औरतें कौन थीं? क्या वो बताएंगे कि उन औरतों को पुलिस वाले वहाँ से कैसे बचा कर लेकर गए? क्या वो बताएंगे कि सरेआम उन्होंने अंडा फेंका और अंडा फेंकवाया गया साजिश के तहत, फिर उन औरतों को वहाँ से महफूज रास्ता दिया गया, फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया? आज तक कुछ पता नहीं है कहाँ हैं वो औरतें। क्या नून लीग की क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बाकी सब लोगों ने जो अभी मजम्मत कर रहे हैं इस वाक़े की, जो बैरिस्टर गौहर ने भी की है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सब मजम्मत करेंगे जो अलीमा खानम साहिबा पे अंडा फेंका गया? क्या जो समीना पाशा साहिबा के खिलाफ घटिया, गंदी और बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की गई, उन अकाउंट्स को तो मरीम नवाज़ खुद फॉलो करती है, तो क्या इसकी वो मजम्मत करेंगे? क्या वो मजम्मत करेंगे जो अलीना शिगरी साहिबा के साथ हुआ और जितने घटिया अल्फाज बोले गए जब उनका नाम डाला गया इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातियों की लिस्ट में बतौर एक जर्नलिस्ट? क्या मुकद्दस फारूक एवान साहिबा के घर जब पुलिस पहुंच जाती है और जाके उनको हरासा करती है, क्या हम सबके घरों में जब पुलिस जाती है और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करती है, क्या समी इब्राहिम साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया? क्या औरिया मकबूल जान साहब को जबरी तौर पे लापता करके तशद्दुद नहीं किया गया? क्या आफ्ताब इकबाल साहब को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया, उन्हें पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं आना पड़ा? क्या अहमद फरहाद साहब को कई दिनों तक जबरी तौर पे लापता करके टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया गया? क्या उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके उनको रुसवा नहीं किया गया? क्या साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया पर इद्दत जैसा घटिया केस बनाकर उनकी पगड़ी नहीं उछाली गई? तो अगर आपने एक पैमाना इज्जत का रखना है तो वो सबके लिए होगा। ये नहीं होगा कि एक तरफ आप कुछ और कहें और एक तरफ आप कुछ और कहें। मैं हर उस वाक़े की मजम्मत करता हूँ जहाँ पे फैमिली की मौजूदगी में किसी को हरासा किया जाए। हम भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकलते हैं, वल्नरेबल होते हैं, कोई वाक़या हो सकता है, मुझ पीरज़ादा के साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, साबिर भाई के साथ हो सकता है, कोई शरारत कर सकता है, कोई चालाकी या होशियारी कर सकता है, लेकिन अगर आपने पैमाना रखना है तो सबके लिए एक जैसा रखना है। अलीमा खानम साहिबा पे भी ज्यादती हुई थी, जुल्म हुआ था,
उनके साथ भी जो हुआ, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया के ऊपर किसने कीचड़ उछाला था, जरा ये भी पता करके आप बता दें, आपको पता चल जाएगा। उनकी फैमिली के ऊपर कीचड़ उछाला गया, एक शहीद की फैमिली के ऊपर, खवातीन को सड़कों पे यहां घसीटा गया। तो वहां पे भी कंडेम किया जाए, वहां पे भी जो है मजम्मत की जाए इन सारे वाकयात की। आसमा शराजी साहिबा ने माजी में एक कॉलम लिखा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, ये एक तजाद आ गया, मैं चाहता हूं मैं इसको रिपोर्ट करूं और इसकी ऊपर एहतियात करनी चाहिए। देखिए उन्होंने एक कॉलम लिखा था माजी में, और जब उनसे उस वक्त सवालात पूछे गए थे और उनके साथ आलिया हमजा साहिबा बैठी थी आसमा शराजी साहिबा के साथ, तो उन्होंने कहा था जी मैंने कहाँ नाम लिया बुशरा बीबी का, यानी वो एक तरह के डिनाइल में चली गई। उन्होंने कहा जी मैंने तो एक कॉलम लिखा है जादू टूने के ऊपर, मैंने तो बुशरा बीबी का नाम ही नहीं लिया। लेकिन अब जब बुशरा तस्कीन साहिबा ने इकोनॉमिस्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म 1843 के ऊपर एक कॉलम लिखा बुशरा बीबी के हवाले से, तो वही आसमा शराजी साहिबा उसको ओन कर लिया उन्होंने कि मैंने भी ये काम किया था। एक वक्त था उन्होंने कहा मैंने बुशरा बीबी के बारे में कहीं नाम नहीं लिया, अब वो कह रही हैं जी मैंने उन्हीं के बारे में कॉलम लिखा था। ये एक तजाद है, और क्योंकि उस वक्त वो लोग हुकूमत में थे तो शायद इस बात का भी खदशा होता है। आज वो अपोजिशन में है, बुशरा बीबी जेल में बंद है, तो कोई भी उनके ऊपर हमला आवर हो सकता है, उन्हें मार सकता है। तो यहाँ जो कमज़ोर है, जो दबा हुआ पिसा हुआ, उसको मारना बहुत आसान होता है। नाज़रीन, मैं ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट पढ़ के हैरान हो रहा था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर आज़म की काबीना में रुकन था वो उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में वोट देता है और ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाता है। अदम एतमाद एक शख्स के ख़िलाफ़ नहीं, हुकूमत काबीना के ख़िलाफ़ बनता है। इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिया। एक तो ये गंद सारा आपने मारा आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे एजेंसियों के साथ मिलकर, और आपके हाथ से गेम निकल गया। अनवारुल हक को आप लोगों ने बनाया वहाँ पे वज़ीर आज़म। इमरान खान साहब की हुकूमत का वहाँ वाली का रजीम चेंज अदालत के ज़रिए से आप लोगों ने किया। ख्वाजा साहब, ये घटियापन भी आप लोगों की जमात ने और आप लोगों ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया। और आपके मुंह से तो एथिक्स की बात अच्छी नहीं लगती। आप तो गुज़िश्ता तीनों इंतखाबात MNA के हार गए। एक दफ़ा आप उस्मान डार से हार गए, दोबारा फिर आप उससे हार गए, तीसरी दफ़ा आप उसकी वालदा से इलेक्शन हार गए, और तीनों मरतबा आपने, एक मरतबा जनरल बाजवा से आपने खुद बताया कि आपने व्हाट्सएप पे बात की जनरल बाजवा से, और बात करने के बाद आपने सीट ली। इस मरतबा पाकिस्तान का सारा मीडिया गवाह है कि आप बुरी तरह इलेक्शन एक बड़े मार्जिन से हार गए थे। 99% रिजल्ट आ गया था, लेकिन भी जनरल आसिम मुनीर साहब की इंतजामिया ने आपको फॉर्म 47 जारी करवा दिया, और आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक मरतबा फिर डील करते हुए इक़्तिदार में आ गए। तो ख्वाजा साहब, ये आपकी टोटल कहानी है। आप कैसे एथिक्स की बात कर सकते हैं? एक खातून पे तशद्दुद करवा के, उसके बच्चों को बार बार अगवा करवा के, गिरफ्तार करवा के, पूरे खानदान को जलील और रुसवा करके, हजारों कारकुनों को जेलों में डालकर, फिर भी आप इलेक्शन हारने के बावजूद जाली फॉर्म 47 लेकर आए। आपके मुंह से जेब नहीं देती ये बात। या तो आप कहते ना, नवाज शरीफ साहब भी कहते कि मैं इलेक्शन हार गया हूं, मैं अब बाहर बैठूंगा, लेकिन आपको इक़्तिदार में आने का भी शौक था। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक इंकशाफ हुआ, वो ये है, और ये सरकारी इंकशाफ है। इंकशाफ ये है कि शुगर माफिया हाल ही में मजीद 200 अरब रुपए का कौम को चूना लगा चुका है। ये अभी हाल ही में, और अभी मजीद चूना वो लगा रहे हैं किसानों को। गन्ना नहीं खरीद रहे, रोका हुआ है, गन्ने का वजन कम हो रहा है, क्रशिंग सीजन को आगे लेकर जा रहे हैं। 15 नवंबर तक शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे। क्रशिंग सीजन को आगे लेकर जा रहे हैं, जानबूझकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि किसान का नुकसान हो, और किसान को पेमेंट तो ये वैसे भी नहीं करते। तो एक शुगर माफिया जो है उसकी मौजें लगी हुई। और जब सवाल करते हैं शुगर माफिया कौन है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट, ये पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा शुगर माफिया को कंट्रोल करती हैं। और किसी के पास क्या होगा, ज़्यादा यही लोग हैं। और इनके बड़े बड़े ख़ानदानों के पास, जरदारी फैमिली के पास, शरीफ फैमिली के पास, इनके पास शुगर मिले, और ये धड़ाधड़, ये पूरे साल में 1.5-2 माह काम करते हैं, पूरा साल पैसा कमाते हैं, और इतना पैसा कमाते हैं कि इनका पैसा पूरा साल अंडे और बच्चे देता है। इतना ये पैसा कमाते हैं। तो ये जब दिल करता है कौम को 100, 200, 400 करोड़ का, बल्कि इतने अरब का, 100, 200, 400 अरब का जब दिल करता है कौम को, ये चूना लगा देते हैं। नाज़रीन, एक और खबर है, इंडिया और पाकिस्तान, ये बड़े पैमाने पर, और ये खबरें अब छप रही हैं आलमी सतह पे, इंडिया और पाकिस्तान बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रहे हैं अमेरिका में।
और ये लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं। और बाज़ जगहों पे इंडिया की जानिब से किसी ने और पाकिस्तान की जानिब से एक ही फर्म को हायर करके ट्रंप से ताल्लुकात बनाने पे लगाया हुआ कि हमारे ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की टसल की वजह से अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स का धंधा ठीक चल रहा है और उनकी मौजें लगी हुई हैं। अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करने के लिए या उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं। अब एक रिपोर्ट आई है फर्स्ट पोस्ट, उसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने 3 गुना पैसा खर्च किया इंडिया के मुकाबले में वॉशिंगटन में लॉबिंग करने के लिए। अंदाज़ा करें, कौम का पैसा है, आम पाकिस्तानियों का पैसा है। ये सिर्फ इसलिए कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब का चेहरा डोनाल्ड ट्रंप को भा जाए, पसंद आ जाए, तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, कौम का पैसा अंधाधुंध लॉबिंग के अंदर फेंक रहे हैं, झोंक रहे हैं। पैसा कौम का है और किसी को जवाब दे ये नहीं समझते, किसी के सामने अपने आप को जवाब दे नहीं समझते। और इसी चक्कर में इन्होंने अब इस तस्ने भी ले लिए हैं। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल की बूट पॉलिश की, शू शाइन बॉय, उनको एक आलमी सतह पे खिताब दिया गया है, जिस तरह उन्होंने बूट पॉलिश की डोनाल्ड ट्रंप की शर्म शेख में, शहबाज शरीफ साहब ने शर्म भी नहीं आई, तो पूरी कौम को तो शर्म आई लेकिन उन्हें नहीं आई। तो उसके बाद तो किसी लॉबिंग की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रंप तो इंजॉय कर रहा है इस सारी सूरत हाल को कि इंडिया भी पैसे खर्च कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। और इंडिया के साथ जिस वक्त ट्रंप की जो ट्रेड डील है वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप देखिएगा सूरत हाल काफ़ी बदलेगी और बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की हवाले से खबर है और उन्होंने एक बयान जारी किया तर्जुमान ने। उन्होंने कहा कि मुल्क अजीज़ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करते हुए कहा कि नाजायज़ हुकूमत अपोजिशन लीडर पर दबाव डालने के लिए उनकी घरेलू खवातीन तक को फस्तायत का निशाना बना रही है। साद रिजवी की खवातीन और बहनों और अहलिया उनके बारे में बताया गया, उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। एक जेल में कैद खवातीन की किरदार कुशी की जाती है। अब बुशरा बीबी का तस्करा कर रहे हैं। देखें, ये तहरीक लब्बैक वो जमात थी जो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर खवातीन की बदतरीन तज़हीक करती थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले करती थी। एस्टेब्लिशमेंट ने इनका कत्लेआम करवाया सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए, अमेरिका को राज़ी करने के लिए। तो वो जो कत्लेआम हुआ उसके बाद जो तहरीक लब्बैक है उसका मौक़िफ़ तब्दील हुआ और अब वो भी हकीकत पसंदी का सामना कर रहे हैं। और अब वो भी बता रहे हैं कि जनाब जुल्म और जुल्म ही होता है, ख़वातीन जो है उनकी इज़्ज़त सांझी होती है। जो आप किसी और जमात के साथ कर रहे हैं हमारे साथ भी वही हो गया। तो अच्छी बात यह है कि तहरीक लब्बैक की आवाज़ें भी अब उठना शुरू हुई जुल्म के ख़िलाफ़। लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से बहुत सारे खदशात बहुत सारे लोगों के दुरुस्त भी हैं। ये बहुत इंतहा पसंदी पे चले जाते हैं, बहुत अजीबो गरीब काम करते हैं, लोगों के घरों के ऊपर उनके ऊपर अपनी ज़ाती पुलिसिंग शुरू कर देते हैं और अजीब तरीके से हर चीज़ को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हैं। ये भी बड़ी खौफनाक चीज़ है। तो इस पर भी उनको सोचना चाहिए कि अपने आप को दुरुस्त करें। अब नादरीन, साद रिजवी का या अनस रिजवी का इतने दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। समझ नहीं आ रही वो गए कहाँ। उनकी फैमिली भी पुरस्कार तौर पे खामोश है। मेरी उनकी पार्टी के चंद अहम लोगों से बात हुई जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, काबू नहीं आए। और ये लोग जो हैं वो अब पंजाब में नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उनका ये कहना है कि हमें भी नहीं पता कि साद रिजवी और अनस रिजवी कहाँ हैं और हमारा भी उनसे रब्ता नहीं हुआ। शुबा उन्हें भी यही है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की कैद में है वो दोनों भाई। शुबा उनका भी यही है और बहुत मुमकिन है कि उनकी फैमिली को यह बता दिया गया हो या उनसे रब्ता करवा दिया गया हो और अभी चीज़ों के ठीक होने का शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि बाहर मामला ठीक हो जाए, उसके बाद साद रिजवी को या अनस रिजवी को जो भी मौजूद है या जिस हालत में भी है उन्हें फिर सामने लाया जाए। लेकिन अभी तक जो है वो कोई उनका पता नहीं चल रहा। और ये बड़ी अजीब बात है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर वोट लेने वाली जमात, उसके दोनों लीडर गायब हो गए, कुछ पता ही नहीं दुनिया को कि वो किधर गए। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।